हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में हमें एक पहाड़ों में महल दिखाया जाता है और इस महल के अंदर एक लेडी अपनी देवी से प्रे कर रही होती है। वो ठंड से कांपते हुए कहती है, हे भगवान, एक टाइम था जब मैं आपसे नफरत करती थी, लेकिन प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मैं सच में बहुत ही भोली थी। और तभी वो खांसने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो रोती है, कहती, अगर आप मुझे एक मौका दे फिर मैं वही मूर्ख वाली गलती नहीं दोहराऊंगी। फिर वो कमजोर होने के कारण कहती है, मुझे इससे नफरत है, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं मरना चाहती। इसके बाद हम अगले दिन में मॉर्निंग का टाइम देखते, एक लेडी उठती है और मणिमन कहते, इतना शोर क्यों हो रहा है। फिर वो अपने बेड से उतरकर मीनार के सामने जाते हुए कहती है, क्या मैं गिरकर सो गई थी। अब जब मैं गहरी नींद में सो गई हूँ तो सांस लेना और भी अधिक आरामदायक हो गया है। फिर वो मीनार में खुद को गौर से देखती है और चिल्लाती हुई कहती है, ये क्या, ये क्लीन स्किन, बॉम्सी और लॉन्ग हेयर, ऐसा क्यों, क्या मैं फिर से वापस आ गई। नहीं, ये वो नहीं है जो मैं चाहती थी। यहाँ के कर वो एक पॉट को उठाती है और उसे फेंक देती है। ये हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है जिनका नाम बियांका डे अर्नो है। यहाँ सेवरन की काउंट अर्नो मैडम बियांका है और बियांका को लेकर यहाँ साम्राज्य में बहुत बड़ी अफवाह की यहाँ एक एविल वाइफ है और उसका हस्बैंड काउंट जॉर्ज द अर्नो वो साम्राज्य के किंग का वफादार था और वो पहले प्रिंस के मैजेस्टी गोटियार का दाहिना हाथ भी था। वह युद्ध में खुद की जान को जोखिम में डाल के अपनी वाइफ बियांका के लिए हर दिन नए कपड़े बनवाता था और सेवर के साम्राज्य के कारीगर जोहरी और दौरा से गए आभूषण खरीदता था। लेकिन कुछ दिनों से उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया और वो पागल की तरह चिल्लाने लगी और बहुत ही कीमती फर्नीचर और पॉटों को तोड़ने लगी। उसको लेकर मेटे परेशान होने लगी और आपस में बातें करने लगी कि कई दिन हो गए है ना, कई दिन हो गए उसने खाना बंद कर दिया है और हमें खाली सफाई करने के लिए कहती रहती है। फिर उसके साथ दूसरी मेड भी बोलती है, लगभग 4 दिन हो गए हैं, क्या हमें अंदर जाके देखना चाहिए, शायद अगर कुछ हो गया तो। फिर दूसरी मेड बोलती है, यह तो अच्छी बात है, क्या अन्ना में कुछ ऐसा है जो कोई नहीं जानता। मैडम की वजह से ही काउंट को कितना कष्ट सहना पड़ता है, मैडम को जरूरी दंड मिलना चाहिए। यहाँ कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं और इसी तरह अन्नो के लॉर्ड बार बार बदलते रहते थे, इसलिए देश के लोगों को इससे बहुत ही कष्ट सहना पड़ा। काउंट जॉचरी के नए लॉर्ड बनने के बाद भूमि स्थिर होने लगी। उसके हस्बैंड काउंट जॉचरी बहुत ही अच्छे और प्रसिद्ध मास्टर थे। काउंट ने युद्ध में बहुत सारा पैसा कमाया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भविष्य में काउंट को और अधिक धनवान बनाने वाला है। लेकिन वो एविल वाइफ जो कि महल में रहती थी और कमाए गए पैसों को बिना रोक टोक के इस्तेमाल करती रहती थी। इसके अलावा उनके शादी के 9 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई भी अपनी संतान नहीं थी क्योंकि बियांका ने काउंट जॉचरी को इतना परेशान किया था। ऐसी अफवाह चल रही थी कि वे एक साथ बिस्तर भी साझा नहीं करते हैं। युद्ध का मैदान एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई भी नहीं जानता था कि वहाँ पे क्या होगा और वहाँ पे अपने शत्रु से लापरवाही करने से कोई भी अपनी गर्दन गवा सकता है। ऐसी हालत में भी जॉचरी बियांका को खुश करने के लिए ये सब कर रहा था। इसके बाद हम 2 मेडों को देखते जो कि आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, क्या आप भूल गए हैं कि इस देश के लोगों को कितना कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि इस देश में कोई भी लॉर्ड नहीं था। मैडम और काउंट की शादी के 9 साल हो चुके हैं। 9 साल। आपको क्या लगता है कि अगर इस टाइम भी कोई बारिश ना होना और अगर काउंट के साथ कोई गड़बड़ हो जाए तो हमारा क्या होगा। मुझे हैरानी हो रही है, लेकिन मैडम के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हम दूसरे सीन में देखते बियांका कुछ बुन रही होती है और कहती है, यहाँ एक लेस है, यहाँ मेरे 30 साल होने के बाद ही फेमस हुआ था और मैंने इस डिजाइन को अपने हाथ से बनाया था। यहाँ रियली में कोई सपना नहीं है। यहाँ कहने के तुरंत बाद ही वो दरवाजा खोल के कहीं जाने लगती है। उसे देखते ही मेडम चौंक जाती है और आराम से कहने लगती है, क्या उसने सब कुछ सुन लिया। दूसरी ओर हम अन्नो के बटलर को देखते हैं जिनका नाम विंसेंट होता है, जो कि अपना काम कर रहे थे। तभी वहाँ पे बियांका आती है और कहती है, पिंकी, इस साल मेरी आयु कितनी है। बियांका की आवाज सुनकर विंसेंट डर जाता है और घबराते हुए कहता है, मैं विंसेंट हूँ मैडम और इस साल आपकी एज 18 की हो गई है। इस पे बियांका कहती है, क्या मैं सिर्फ 18 साल की हूँ और काउंट कहाँ पे है। तो विंसेंट कहता है, कुछ महीने पहले ही काउंट युद्ध में गए हैं, जो लाइन में सबसे पहले खड़े हुए हैं। और फिर मनीमैन कहता है, मैं जानता हूँ कि उसे काउंट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यहाँ सोचना कि वो नहीं जानती कि युद्ध के कारण वो यहाँ पे नहीं है। आखिरकार मैडम क्या सोच रही है। फिर बियांका कहती है, क्या आप जानते हैं कि वो कब लौटेंगे। तो विंसेंट बोलता है, पिछली बार जब मुझे खबर मिली थी तो उन्होंने कहा था कि वो सर्दियों में वापस आएंगे। इसमें बियांका बोलती है, क्या सर्दियों में भी कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे ठंड से नफरत है, इसलिए मेरे लिए एक लोमड़ी की खाद तैयार करो, वो भी सफेद लोमड़ी की। इसमें विंसेंट कहता है, मैं समझ गया मैडम। फिर बियांका वहाँ से आने लगती है और फिर हम विंसेंट के फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे जॉचरी कहता है, अगर मेरी पत्नी चाहे तो मैं वो सब कुछ तैयार कर दूंगा जो वो चाहती है। ब्लेसफोर्ड में उसे बहुत ही प्यार से पाला गया है। उसने मेरे साथ शादी करने के बाद वहाँ सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए मुझे वो सब उसे देना है और वो जो भी चाहती है उसे सबसे बेस्ट तरीके से दीजिए।
है, क्योंकि उसके पति होने के नाते ये मेरा फर्ज है। फिर विसन अपने फ्लैशबैक से वापस आ जाता है और वो घबराते हुए मन मन कहता है, आप शायद नहीं जानते कि वो कितनी आरामदायक जीवन जीती है मैजेस्टी। इसी तरह हर किसी को लगता था कि शादी एक बिजनेस है, तो काउंट अर्नस्ट के लिए यहाँ शादी यहाँ एक ऐसा बिजनेस था जिसमें उसे कभी भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ तक कि वहाँ पूरी तरह से एक बर्बाद बिजनेस था। और इसके कुछ महीनों के बाद बियांका के लिए सफेद लोमड़ी से बने हुए कपड़े को लाया जाता है, जिसे बियांका गौर से देखती है और फिर कहती है, आप हमेशा मुझे बेस्ट देते हैं, चाहे वो पहले हो या फिर अब। मैं आपकी बहुत ही प्रशंसा करती हूँ बिंकी। इसमें विसन बोलता है, यदि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं तो कम से कम आपको मेरा नाम पूरा लेना चाहिए मैडम। और आपने पूछा था कि काउंट कब आ रहे हैं, आज सुबह खबर पहुंची है कि वो आज आ रहे हैं। यहाँ सुन बियांका लोमड़ी से बने कपड़े को लेती है और कहती है, हाँ मैं समझ गई। बियांका जिसने कि कभी भी अपने पति पर दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए सभी उसे डेविल वाइफ कहते हैं। और बहुत दिन जब बियांका काउंट से प्यार करने लगेगी वो इस कहानी के आगे में पता चलेगा। फिर बियांका बालकनी में आकर अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहती है, मैं अपने लाइफ में वापस आ गई, मैं अपने औरनों के पास वापस आ गई, जैसे कि मैंने परमेश्वर से वादा किया था। मैं इस बार अपना पूरा जीवन ठीक से जीऊंगी। नहीं, ये मुझे करना ही होगा, ये मेरे लिए आखिरी मौका है। फिर हम दूसरी ओर जयचरी को देखते हैं, जो कि अपने दूरबीन से महल की तरफ देखता है। तो उससे एक शख्स कहता है, आपको कैसा लग रहा है? मैं कुछ टाइम बाद काउंट में वापस लौटने पर आपकी फीलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, योर मैजेस्टी। तो जयचरी दूरबीन से बियांका को देखते हुए कहता है, मेरी वाइफ वहाँ आकाश की ओर चिल्ला रही है। फिर वो शख्स कहता है, माफ करना। इसमें जयचरी कहता है, वहाँ हेल्थी दिख रही है। फिर हम सर्वन देश के अन्नो देश के बॉर्डर में देखते हैं। कुछ नाइटे काउंट जयचरी को देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, काला भेड़िया का झंडा वो सबसे आगे है, काउंट वापस आ गए हैं, काउंट वापस आ गए हैं। काउंट जयचरी था अर्नो काउंट भेजकर वहाँ वापस आ गए हैं। ब्रेजेगा काउंट जयचरी को यहाँ निकनेम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब उसके चांदी के बाल खून से लाल हो गए तो वह एक अच्छी तरह से गड़े हुए ब्लेड की तरह लग रहा था। देश के लिए उसके चांदी के बाल होना यहाँ डर न होने के बराबर था। फिर वह उनके स्वागत के लिए बटलर विसन आता है और वो कहता है, हम आपके आने का स्वागत करते हैं काउंट, आपका खाना आपके बैंक्वेट हॉल में तैयार किया जाता है। तो जयचरी कहता है, थैंक यू विसेंट। और फिर वो अपने नाइटू से कहता है, आपने इतनी लंबी सफर के लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए आज अपना पेट भर के खाना खाइए और खूब पिए। फिर उन नाइटू के पास एक शख्स आता है और कहता है, इस बार का एक्सपीरियंस कैसा था? फिर दूसरा नाइट बोलता है, यहाँ अमेजिंग था, इस बार आपको ना जाने का अफसोस होगा। वहाँ सांग अर्न आर्मी का कमांडर सौबे है, उसके साइड में दूसरा शख्स होता है जो कि अर्न आर्मी का कमांडर गेस्पर होता है। उसी के बगल में और एक शख्स जो अर्न आर्मी कमांडर रॉबर्ट है। फिर रॉबर्ट सभी से कहता है, आप बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे हैं, आप लगातार बकबक कर रहे हैं, गेस्पर सौबे को वापस पकड़ो। इसमें सौबे बोलता है, अरे सर रॉबर्ट, आप जीवित थे इसलिए मुझे थैंक यू बोलो। आप शायद नहीं भूले होंगे कि यह मेरा ही शरीर था जो मेरी तलवार से आपकी ओर आ रहे तीर को मारा था। फिर रॉबर्ट बोलता है, अरे यार, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि उसका मुझ पर इतना खर्च होगा। फिर सौबे बोलता है, इस बार मेरी खूब तारीफ होगी। रॉबर्ट की पत्नी, उसके बेटे, यहाँ तक कि उसके पोते पोते भी मेरी तारीफ करेंगे। और इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। तभी वहाँ पे बियांका आती है और कहती है, तो सौबे पीछे मुड़ के देखता है और बियांका को देख चौंक जाता है। फिर वे सभी कहते हैं, काउंट की वाइफ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो बियांका कहते हैं, ठीक है, लेकिन काउंट कहाँ पे है? इस पे सौबे बोलता है, काउंट अपने कमरे में चले गए, यदि संभव हो तो वो खाने से पहले नहाना पसंद करते हैं। इसमें बियांका कहती है, अच्छा मैं समझ गई। फिर वो वहाँ से चली जाती है। बियांका को देख सभी शांत हो जाते हैं और बस सभी कहते हैं, ये कैसा सदमा था। फिर सौबे कहता है, जब से हमें उन्हें नहीं देखा है तब से वहाँ कितनी बड़ी हो गई है। मुझे लगता है कि पिछली बार वो हमारे बगल तक भी नहीं पहुँच सकती थी। इस पे रॉबर्ट बोलता है, उस सफेद लोमड़ी के सवाल को देखा, जैसे जैसे वो बड़ी हो गई उसकी इच्छाएं भी बढ़ती गई। इसे पाना कठिन रहा होगा क्योंकि सफेद लोमड़ियां आसानी से नहीं पकड़ी जाती। और सौबे रुको, हमें यहाँ जज नहीं करना चाहिए कि काउंट ने क्या अनुमति दी है। इसमें सौबे बोलता है, रॉबर्ट, आप अपने चेहरे के भाव पर काम क्यों नहीं करते? आपके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही है। इसमें फिर गेस्पर कहता है, वैसे वो काउंट को क्यों ढूंढ रही है? और इस पर सर गेस्पर का यहाँ सवाल पूछना बहुत ही स्पष्ट था क्योंकि यहाँ पहली बार था जब काउंट के वापस आने के बाद उनसे मिलने के लिए वह बाहर आई थी। फिर हम बियांका को देखते हैं जो कि जयचरी से मिलने जा रही होती है। 15 साल नहीं 16 साल, कितने साल हो गए हैं मुझे अपने पति से मिले हुए, लेकिन आज वहाँ काउंट के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा करना चाहती है, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही उसके कमरे में चली गई। फिर बियांका दरवाजा खोल के अंदर देखती है और मन मन कहती है, क्या वो किसी से बात कर रहा है? और वो शर्माने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जयचरी अपने कपड़े बदल रहा होता है और वो बटलर से कहता है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए, जैसे ही मैं अपने स्टेट में वापस आऊंगा संपत्ति का पुनर्गठबंधन किया जाएगा। मैं सोने से पहले इसकी जांच कर लूंगा, इसलिए आप इस साल के खर्चे और अगले साल के बजट को तैयार कर ले। फिर विसन बोलता है, एस मास्टर। तभी जयचरी की नजर बियांका पे जाती है और वो कहता है, बियांका। तो बियांका शर्माते हुए कहती है, हाँ, यहाँ दरवाजा यहाँ खुला था, मैं चोरी छुपे देखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही थी।
तो जयश्री अपने शर्ट को पहनता है और कहता है तुम मुझे यहाँ ढूंढने के लिए क्यों आए? क्या यहाँ जरूरी है? यदि आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप हमेशा की तरह बिशन से पूछ सकते हैं। इसमें प्रियंका कहती है क्या यहाँ आवश्यक है? मैंने सुना है कि काउंट वापस आ गए हैं, इसलिए मैं आपको देखने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ। प्रियंका की बातों को सुनकर बिशन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। फिर प्रियंका मन ही मन कहती है यहाँ आदमी हमेशा की तरह ठंडा और डरावना है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या वो इसलिए नाराज है क्योंकि मैं अचानक आ गई और उस टाइम में जब वो बिजी था और थका हुआ था? क्या मुझे भी चले जाना चाहिए और फिर कल वापस आना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने अतीत की गलतियों को ना दोहराने की कसम खाई है। अगर मैं एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी तो फिर यहाँ सोचते हुए वो बिशन की तरफ देखती है। आप मुझे काउंट के साथ कुछ चर्चा करनी है, इसलिए आप कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाइए। इसमें बिशन बोलता है हाँ मैं समझ गया। यहाँ कहकर वो बाहर चले जाता है और फिर दरवाजे में अपने कान को लगाते हुए मनी मन कहता है उसे काउंट के साथ कुछ चर्चा करनी है। यहाँ क्या हो सकता है माई लेडी? फिर जयश्री कहता है ऐसा दिन में आएगा, यहाँ सोचना कि तुम मेरे से बात करना चाहोगे तो तुम मेरे से क्या कहना चाहते हो? फिर भी अंकल घबराती है, कहती है वहाँ बात यहाँ है, यहाँ एक तरह से एक सजेशन है। हमारी शादी के 9 साल हो गए हैं, अभी मैं 18 साल की हूँ, इस सर्दियों के बाद मैं 19 साल की हो जाऊंगी, इसलिए मैं एक बाइक के रूप में सभी कर्तव्यों को निभाना चाहती हूँ। इसमें जयश्री करता है कर्तव्य आपका क्या मतलब है? यहाँ सुन प्रियंका जयश्री के पास जाती है और कहती है एक बारिश, मैं आपके बारिश को जन्म देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे एक बच्चा चाहती हूँ। और फिर प्रियंका मनी मन कहती है एक टाइम था जब कुल लेडीजों का जीवन शादी दौरान नियंत्रण होता था। शादी से पहले पिता या भाई लेडीजों की देखभाल करेंगे और शादी के बाद पति और उसकी फैमिली लेडीज की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार होंगे। एक टाइम था जब कुल लेडीजों के जीवन में जिसका ना ही कोई पिता था, ना ही कोई भाई बहन और ना ही कोई पति था, और मैं जो अपना बारिश में नहीं देख सकी, यहाँ बहुत ही दुख होगा। और वो कहती है इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। यहाँ सुन के जैसे थोड़ा सोचता है और कहता है ईमानदारी से मैं थोड़ा घबरा गया हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको क्या और कैसे करना है जिससे कि बच्चा पैदा हो सके? यहाँ सुनकर प्रियंका शर्माने लगती है और मनी मन कहती है वहाँ मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है, मैं कैसे नहीं जान सकती। फिर भी मेरा शरीर 18 साल पुराना है, लेकिन मेरा दिमाग लंबे टाइम तक जीवित रहा है और फिर वो मर गया। आगे मैं पिछले जन्म में जब 20 साल मेरी एज हो चुकी थी तब मैंने आपके साथ रूम को साझा किया था। मुझे यहाँ अच्छी तरह से याद है कि कैसे तुमने मुझे बिस्तर पर सताया था, मैं यहाँ कैसे नहीं जान सकती। और वो कहती है मैं करूँगी, क्योंकि मैंने मेडो से सारी बातें सुन रखी है, इसलिए मुझे बहुत सब पता है जो मुझे जानना चाहिए। मेरा काम अगले औरों को जन्म देना है ना, तो बस इतना ही तो मुझे यहाँ बताना चाहिए। फिर जयश्री प्रियंका के सामने आता है और कहता है तो क्या आप यहाँ कर सकते हैं मेरे साथ वे बातें जो आप जानते हैं। यहाँ कहकर वो प्रियंका की तरफ आगे बढ़ता है और प्रियंका धीरे धीरे पीछे हटती है। ऐसा करते हुए वो दीवार के साइड में चले जाते हैं। फिर जयश्री कहती है उस मेथड में क्या आप बच्चा पैदा कर सकते हैं? यहाँ सुनकर प्रियंका मनी मन कहती है वो गुस्से में लग रहा है, हालांकि मुझे पता था कि वहाँ इस विचार को नहीं अपनाएगा। यहाँ बहुत ही डरावना है। फिर जयश्री कहता है क्या तुम अभी मेरे से डरते हो? फिर प्रियंका बोलती है क्या? इसमें जयश्री बोलता है तुम जाके थोड़ा आराम क्यों नहीं करते हो? और मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तो प्रियंका कहती है रुको 1 मिनट रुको। इसमें जयश्री बोलता है चलो बाद में बात करते हैं। फिर प्रियंका मनी मन कहते नहीं, अगर मैंने बच्चा पैदा नहीं किया तो मुझे फिर से वैसा ही जीवन जीना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो जयश्री का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं काउंट हमारी शादी में कितना खर्चा हुआ था? यहाँ सुन जयश्री थोड़ा चौंक जाता है और फिर अपने हाथ को हटाते हुए कहता है 400 बर्तन, 900 सुअर, 100 चांदी के बर्तन, 300 रेशमी चादर, 2 खजाने और परदेशों का एक हिस्सा। यहाँ औरतों का 2 साल का बजट था। फिर भी अंका मनी मन कहते दहेज बहुत धन है जो दुल्हन शादी के बाद दूल्हे के घर में लाती है, और यहाँ एक ऐसी संपत्ति की तरह है जो दुल्हन के माता पिता दुल्हन को समर्थक के रूप में देती है। यहाँ याद रखना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी रकम थी। मुझे नहीं लगा था कि वो इस बात को इतनी आसानी से याद रख पाएगा, लेकिन ऐसा कोई मामला जिसमें आपको पूरा बजट याद हो। यहाँ तब हुआ जब एक दुल्हन ने एक दुल्हन को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली हो, क्योंकि उनको दुल्हन को दहेज के साथ वापस लौटाना है। तो यहाँ आफत सही थी। और वो कहते हैं तो यहाँ सच है कि आपके पास एक रखेल है, मैं तुम्हें रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कहूँगी, इसलिए चिंता मत करो, उस लड़की के साथ आप आराम से रिश्ता रख सकते हैं। इसमें जयश्री बोलता है क्या? फिर प्रियंका बोलती है अगर तुम चाहो तो उसे मैं अपने साथ भी रख सकती हूँ। मैं आपके रिश्ते में दखल नहीं डालूंगी, तो मुझे उस महंगे दहेज का भुगतान करने दीजिए जो आपने मेरे लिए खरीदा है। और फिर वो अपने मनी मन कहती उसका हाव ऐसा क्यों? खैर उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। फिर जयश्री गुस्से में कहता है जब मैं अपने पति को किसी रखेल के बारे में बात करते हुए सुनता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, और मुझे नहीं पता कि पृथ्वी में कौन है जो आपसे इस तरह की बकवास बातें करता है। जब टाइम आएगा तब हम स्वाभाविक रूप से बारिश के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस टाइम इसके बारे में चर्चा करना बेकार है। इसमें प्रियंका चिल्लाती हुई कहती है 1 मिनट रुको, आप इसे कैसे बेकार कह सकते हैं? तो जयश्री बोलता है विसेंट मैं जानता हूँ कि तुम दरवाजे के ठीक सामने ही हो, मैडम को तुरंत ही बाहर निकालो।
फिर भीषण घबराते हुए दरवाजा खोलता है और कहता है, यस मैजेस्टी, मैडम चलिए आपको क्वार्टर में वापस ले चलते हैं। यहाँ कहकर वो बियांका को ले जाने लगता है तो बियांका चिल्लाती हुई कहती है, काउंट मेरी बात सुनो, यहाँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है काउंट। लेकिन जेचेरी उसकी बात नहीं सुनता है और भीषण उसे वहाँ से ले जाता है। फिर जेचेरी कुछ सोच रहा होता है और मन ही मन कहता है, नैनी की डेथ एक महामारी रोग के कारण हुई थी। ब्लेसफोर्ड की मैडम के साथ नैनी एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिनके सामने उन्होंने अपना दिल खोल दिया था। फिर मैडम की भूख पूरी तरह से खत्म हो गई और वो दिन रात सोती रही। फिर हम जेचेरी के फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे बियांका रो रही होती है और वो कहती है, मैंने बस बताओ, यदि आप युद्ध के मैदान से वापस आ गए हैं, आपको अपना कवच उतारने के बाद मेरी तलाश करनी चाहिए क्योंकि आप में से खून की बदबू आ रही है। फिर जेचेरी अपने फ्लैशबैक से वापस आ जाता है और बियांका के सवाल को उठाते हुए मन ही मन कहता है, जब वहाँ पहली बार अर्नो में आई थी तो वो मुझसे नजर मिलाते हुए रोने लगी थी। अगर मैं युद्ध के मैदान से यहाँ आता तो वो मुझसे यहाँ कर दूर रहती कि मुझसे खून की गंध आती है। वहाँ पहले भी ऐसी थी लेकिन उसने आज मुझे ऐसे छुआ जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मुझे यकीन है कि मेरी गंध कुछ ऐसी है जो उसे पसंद नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक नहीं नहाया है। जब मैं चला गया तो उसके पास किस तरह का मौका था। फिर हम बाहर देखते बियांका गुस्से से जेचेरी के रूम को देखती है और मनी मन कहती है, जब मैं 20 साल की थी तब मैंने काउंट के साथ पहली बार बिस्तर को साझा किया था। उसके बाद हम केवल तभी एक साथ सोते जब वो युद्ध के लिए बाहर निकलता है और लास्ट में हमारा कोई भी बारिश नहीं होता है। जब मैं 25 साल की थी तब वो फिर से युद्ध में जाना चाहता था। इस काउंट की डेथ अब से 7 साल बाद होने तय है। इससे पहले कि काउंट मर जाए मुझे जल्द से जल्द एक बच्चा पैदा करना होगा, भले ही मुझे पहला कदम उठाना पड़े। काउंट की डेथ यहाँ से 7 साल बाद होगी। मुझे जल्दी से जल्दी एक अवसर तलाश करना होगा। इससे पहले कि उनकी डेथ हो जाए मुझे उसके साथ सोना ही होगा। फिर पीछे से भीषण बोलता है, मैडम मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूंगा। तो बियांका गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कहती है, कोई बात नहीं, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। यहाँ कहकर बियांका वहाँ से जाने लगती तो भीषण उसे देखता है और मन ही मन कहता है, मैडम क्या आप लोमड़ी की खाल को लेकर यहाँ पे नहीं आई थी। इसके बाद हम कुछ घंटे बाद का टाइम देखते हैं। बियांका विंडो से बाहर की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है, मैं जानती हूँ कि बच्चा पैदा करने के लिए मुझे काउंट के साथ सोने के लिए इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन काउंट संभवतः कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, है ना। अगर मैं उसके पास जाऊँ भी तो वो मुझे वापस भेज देगा। मुझे नहीं पता था क्योंकि यहाँ बहुत टाइम पहले की बात है, लेकिन जितना मैंने याद किया था वह उससे कई अधिक लंबा और डरावना था। लेकिन क्या उसके शरीर में हमेशा से ऐसे ही मसल थे? मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने हमेशा उसका शरीर अंधेरे में देखा था। मेरे इस बॉडी के साथ उसे लुभाना बहुत ही कठिन होगा। हालांकि मेरा यह अनुमान है, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरा शरीर बहुत ज्यादा अलग नहीं था। वहाँ कोई भड़ापन या कोमलता का एहसास नहीं था, बस यह कठोर था। अगर मैं एक पुरुष के रूप में होती तो मेरी बॉडी इतनी सेंसिटिव नहीं होती। मुझे यहाँ जानना है कि काउंट की रखेल किस तरह की लेडी है। क्या वो एक गुलाम की बेटी है या फिर एक खुले आदमी की बेटी? मुझे पूरा यकीन है कि वो उससे प्यार करता है ना। शायद वो मुझे याद नहीं रखना चाहता। उसे यहाँ भी याद है कि मेरे दहेज में मुझे क्या मिला था। उसने यहाँ सब याद करने के लिए कितनी मेहनत की होगी। वहाँ मुझे और मेरे दहेज को वापस ब्लेसफोर्ड लौटाने की तैयारी कर रहा होगा। जिस पर ऐसा होगा तब वहाँ लेडी आ जाएगी, काउंटेस अर्नो। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि काउंट किससे प्यार करता है, लेकिन यहाँ सोचना कि एक ऐसे आदमी से मुझे बच्चा चाहिए जो किसी और से प्यार करता है। जब से मैं इस बारे में सोच रही हूँ मुझे बस घृणा महसूस हो रही है। तभी पीछे से जेचेरी आता है और वहाँ सर बियांका के ऊपर रखता है। फिर वो कहता है, तुमने अपनी नई सोल हमारे कमरे में ही छोड़ दी थी। फिर बियांका उसे देख शर्माने लगती है। फिर जेचेरी बोलता है, यहाँ तुम पर अच्छा लगता है और इसके लिए थैंक यू। यहाँ कहकर जेचेरी वहाँ से चले जाता और बियांका चौंकती है, कहती है, उसने मुझे थैंक यू बोला? वहाँ किस बात के लिए आभारी है और अचानक उसने खाल के बारे में बात क्यों की? क्या वहाँ मुझे महंगी चीजों को खरीदने के लिए डांट रहा है? क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है मेरे पास्ट में। फिर हम बियांका के फ्लैशबैक में देखते हैं। एक मिनट, जेचेरी से कहता है, योर मैजेस्टी यहाँ क्या है? हमारे मिस को बहुत जल्दी ही सर्दी लग जाती है। ब्लेसफोर्ड में उनके पास हमेशा से सबसे बेहतरीन मिक की खाल होती थी। भले ही आपको काउंट की उपाधि मिल गई हो, लेकिन आप अभी भी काउंट ब्लेसफोर्ड से बहुत ही अलग है। मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा कहते थे मेरी मिस वही थी जो इस काउंट के दूसरे बेटे से शादी कर सकती थी। वहाँ ऐसी लड़की नहीं थी जिसका विवाह इस प्रकार के दयनीय घर में होना चाहिए। वहाँ एक डचेस हो सकती थी काउंट के स्थान पर। इसमें जेचेरी बोलता है, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आप इसे भीषण से पूछिए। इस तरह बियांका की नैनी ने काउंट के बारे में अपनी शिकायतें कभी नहीं छुपाई। इसके अलावा वो अन्नों के बीच व्यापक के रूप में जानी जाती थी और वो उसी व्यक्ति के सामने जाकर हंगामा करती थी। उस दिन से काउंट बहुत ही युद्ध जीते हैं और उन्होंने एक समृद्ध काउंट का निर्माण किया जो बियांका की इच्छा अनुसार किसी भी लग्जरी चीजों को बिना कठिनाई के प्रदान कर सकता है। फिर बियांका कहती है, हालांकि हो सकता है कि उसने मेरा मजाक उड़ाने के लिए लोमड़ी के फर के बारे
बारे में बात की हो, उसका मेरा मजाक उड़ाना और मुझे थैंक यू कहना, मैंने पहले कभी ये शब्द नहीं सुने थे। यहाँ देखना कि वो मुझे थैंक यू कह रहा है, हालांकि यहाँ पहली बार था जब मैं काउंट से मिलने गई थी। जब वह युद्ध से लौट आए थे वह अवश्य ही आश्चर्यचकित हुआ होगा। यहाँ तक कि जब उन्होंने यहाँ सारी बातें जिन्हें से सुनी, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो धैर्यवान थे और उन्हें अपना व्यवसाय बनाए रखा। यहाँ पहली बार था कि इस तरह से काउंट ने मेरे प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। यदि मैं उनका सामना करती रहूं और अक्सर उनसे बातचीत करूं, तब मैं बारिश के बारे में उनका मन शायद बदल सकती हूँ, और जब ऐसा होगा तब मैं तुम पर झपट पड़ूंगी, इसलिए सावधान रहो योर मैजेस्टी। फिर हम अगले दिन देखते हैं अर्नो महल में ऐसी घटनाओं के बारे में शोर मच गया जो पहले कभी नहीं हुई थी। एक शख्स कहता है, क्या यहाँ सच है, क्या मैडम काउंट को ढूंढने के लिए गई थी? फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैडम खुद व्यक्तिगत रूप से उनसे गार्डन में मिलने गई थी। इसके अलावा वो वोट के बाद उनके कमरे में उन्हें ढूंढने के लिए गई थी। फिर एक बच्चा बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, क्या मैडम ने ऐसा किया? फिर और एक शख्स बोलता है, मेरी वाइफ जो काउंट के कमरे के सामने सफाई करती थी उन्होंने देखा, और जाहिर है कि उन्होंने लोमड़ी का फर वहीं पर ही छोड़ दिया था। फिर काउंट उसे अपने कमरे से लाए और उसे मैडम के कंधों पर रख दिया। मुझे हैरानी हो रही है कि कमरे में क्या हुआ होगा। फिर दूसरा शख्स बोलता है, मुझे यकीन है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि बटलर काउंट के कमरे के सामने ही था। यहाँ पहली बार है जब मैडम ने ऐसा काम किया है, और क्या यहाँ पहली बार नहीं था जब काउंट ने भी ऐसा रिएक्ट किया है? तो फिर आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर हम एक मेड को देखते हैं जो कि कहते हैं, क्या ऐसा नहीं होगा कि कुछ अच्छा ही हो रहा हो? फिर दूसरी मेड बोलती है, चूंकि मैडम जल्दी ही अंग होने वाली है तो उनके लिए जल्दी ही बच्चा पैदा करना कोई अजीब बात नहीं होगा। तो दूसरी मेड बोलती है, भले ऐसा ना हो, मुझे आशा है कि उनका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। मुझे यकीन है कि मैडम ने अपना मन बदल लिया है। तो तीसरी मेड बोलती है, हाँ उसने अपना मन बदल लिया है ना? लेकिन अगर उसने अपना मन बदल भी लिया तो क्या बदलेगा? क्या यहाँ काउंट ही नहीं है? उस उदास औरत को कौन एक्सेप्ट करेगा? फिर पहले मेड बोलती है, भगवान एंटे कोई सुन लेगा। तो एंटे बोलती है, तो क्या हुआ, वैसे भी हर कोई यही सोच रहा है। वहाँ एक गुलू है और वो जो चाहती है वो ही करती है। नाइट और मेडे खुद को मूर्ख बनाते हुए एक्साइटेड हो रहे हैं। क्या आप भूल गए हैं कि मैडम किस तरह की इंसान थी? वहाँ लेडी जो अपने कमरे से चिल्लाती थी और नखरे दिखाती थी। और अब जब मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, मुझे यकीन है कि मैं काउंट के बिस्तर को ज्यादा गर्म कर सकती हूँ उस औरत से बेहतर। तो पहली मेड बोलती है, एंटे आप अपने बातों पर ध्यान दीजिए, आप नहीं जानते कि यहाँ काउंट और मैडम के लिए अशिष्टाचार है। तो एंटे बोलती है, सच तो सच होता है, मुझे यकीन है कि मैडम की स्किन उनकी तरह ही ठंडी होगी, बिल्कुल एक सांप और मेढक की तरह। वहाँ बहुत ही दुबली पतली है जो किसी को भी आकर्षित नहीं कर सकती है। और उसी टाइम वहाँ पे बियंका आ जाती है जो कि बहुत ही गुस्से में होती है, और वहाँ उसे तुरंत ही थप्पड़ मारते हुए कहती है, अपने मुंह को बंद करो। और फिर हम पहले सीन में देखते हैं बियंका कुछ बुन रही होती है, तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कहती है, अरे बाप रे, आप ऐसी जगह अकेले क्या कर रहे हैं? आपने जेचरी से कहा था कि मैं आपके लिए काम करूंगी, है ना? इस तरह मैं भी महल में रहने लगी। यहाँ सुन के बियंका चौंकती है, मनी मन कहती है, जेचरी यहाँ लेडी कौन है? क्या यहाँ किसी तरह से काउंट की एक मालकिन है? फिर वो लेडी बोलती है, चिंता मत करो बहन जेचरी, और मैं अच्छे से देखभाल करेंगे यहाँ अर्नो की। आपकी जगह पे तो आप ऐसा ही कर सकते हो जो आप चाहते हैं, खुद को एक कमरे में बंद कर लो और जो चाहे वो करो। यहाँ सुन बियंका मने मन सोचती है कि यहाँ जेचरी की लवर है और इसी की वजह से जेचरी बियंका के साथ नहीं रहना चाहता। फिर वो लेडी बोलती है, हमेशा की तरह आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आप बिसन से पूछ सकते हैं, लेकिन आप ही वहाँ है जो मुझे सब कुछ दे सकते हैं जिसे मुझे सचमुच आवश्यकता है। वहाँ और कोई नहीं बल्कि काउंट है। और तभी बियंका की आंखें खुल जाती है और उसकी आंखों में थोड़ा सा आंसू होता है। फिर वो उठते हुए मने मन कहती है, यहाँ किस प्रकार का सपना था, यहाँ स्पष्ट है। क्या कल दरवाजे से टकराने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है? भले ही काउंट ने अपने रेयर फीलिंग को दिखाया है। मुझे नहीं पता कि सरकार कब हड़ताल करेगी, तो अभी के लिए मुझे काउंट से अधिकतर मिलना चाहिए ताकि मैं बारिश होने के बारे में बात कर सकूं। फिर बियंका अपने रूम से बाहर आती है और कहती है, क्या मैं उस पर हमला करूं? हालांकि बच्चा पैदा करने की भीख मांगना यहाँ शर्मनाक है, लेकिन इसके अलावा क्या किया जा सकता है? इस टाइम मेरे पास एकमात्र यही चॉइस है। और तभी बियंका उस मेट की बातों को सुनती है जो कि कहती है, क्या काउंट को उस उदास लड़की को सहन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? हर कोई यही सोच रहा है, लेकिन क्या आप भूल गए हैं कि एक दिन पहले वहाँ लेडी कैसी थी? और जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उस लेडी से ज्यादा बेहतर होंगी काउंट के बिस्तर को गर्म करने के लिए। यहाँ सुन के बियंका गुस्से में मनी मन कहती है, वहाँ क्या कह रही है कि मैं उदास और उससे बुरी हूँ, और ऐसी लेडी जो फैमिली को बदनाम कर रही है। लेकिन यहाँ तक कि जब मैं सड़कों पर भीख मांगती थी, यहाँ ऐसे शब्द थे जिन्हें मैं ऐसे नजरअंदाज कर सकती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मैं इसे और नहीं सुन सकती। और फिर वो एंटी को थप्पड़ मार देती है। फिर वो कहती है, क्या तुमने कहा था कि मैं सुखी हूँ, बदसूरत हूँ और एक सांप जैसी हूँ? लेकिन मुझे पता है कि मैं एक ऐसी लेडी हूँ जो मेढक या सांप जितनी ठंडी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आप नहीं जानते कि मैं एक विषैला सांप हूँ।
क्या यही कारण है कि तुम बहुत ऊंची आवाजों में बातें करोगे? वो भी उसी रास्ते पे जिस रास्ते से मैं जाती हूँ। फिर वो दूसरे मेरे से कहती है और तुम मेरे लिए एक छड़ी लेके आओ। और फिर वो एंटर से कहती है तुम बहुत ही बदतमीज बच्चे हो। आज मेरा मूड वैसे भी अन्य दिनों से बहुत अधिक खराब है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगी? और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।